अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ इक़्तिदार अनवर साहब मौजूद हैं। पीडीएम के हवाले से पीडीएम में जो तोड़ फोड़ हुई थी, टूट फूट हुई थी, उसकी मुसलसल उसके वजूद में आने के बाद ही खबरें जो है सामने आ रही थी। लेकिन आज बाकायदा तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के जो ख्वाब थे उसका भी जो है चकनाचूर कर दिया है। अब ये जो पूरा दिन आप खबरों में देखते रहे, जो तजिए तबसरे देखते रहे, उससे हट के अंदर की खबर क्या है और किस वजह से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो नवाज शरीफ को बल्कि पीडीएम को जो है वो पूरी एक लाल झंडी दिखाई है। वो क्या वजह थी, अंदर की खबर जानने के लिए मैंने इक़्तिदार साहब को जहमत दी है। इक़्तिदार साहब, वजह क्या है? आसिफ अली जरदारी ने क्या अपने जो 40-44 साल के जो बदले थे वो चुकता किए हैं, या कोई और वजह है जिसकी वजह से उन्होंने आज बड़ी डिमांड रखी है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीडीएम से पीछे हट गए हैं? शायद बहुत शुक्रिया आपका। शायद इस बारे में हमेशा से खदशात मौजूद थे कि वो जो कहते थे ना, जो नारों में बड़ी हिमायत करते थे कि जनाब एक जरदारी सब पे भारी, उन्हें आज अंदाजा हो गया होगा कि जरदारी कितना भारी है। और जरदारी ने इनको वहां ले जाकर छोड़ा है कि जहां बोलते ना कि मरते को पानी भी नहीं दिया। तो आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है उनका। जरदारी साहब को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई थी कि जनाब आप तो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट हैं, आपके वज़ीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया, आपके बहुत सारे वज़रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, आप खुद अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, तो इस सारी सहूलतों को एंजॉय करें। तो जरदारी साहब ने बिल्कुल वही वाला गेम खेला जो नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत के आखिरी दौर में बलूचिस्तान में खेला था। अगर आपको याद हो तो सादिक संजरानी साहब वही हैं जिन्हें खुद जरदारी साहब ने सिलेक्ट किया था, और फिर किस तरह जो पीएमएलएन की हुकूमत थी उसका तख्ता पलटी किया। तो ऐसा किया है कि पीएमएलएन के साथ आज के उनके वर्करों को, उनके सियासी लोगों को अपने पार्टी के तरानों पे भंगड़े भी डलवाए, नचवाया भी, हलाल म्यूजिक भी चलाया। लेकिन आज जो कुछ किया है वो इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि जरदारी साहब को बहुत अच्छी यकीन दहानियां है। हमारे करीबी जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि जनाब बहुत जल्द चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। अब 7 वोटों का तो मामला है, वो 7 वोट किसी ना किसी तरीके से आपके हवाले कर दिए जाएंगे। आप जो है इस पीडीएम का जरा हमें तमाशा दिखाएं। तो आज जो उन्होंने सियासी इत्तेहाद का जो एक जनाजा जो अगर मैं कहूं कि निकाला है, आप देखें इस अब से कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मरियम नवाज का चेहरा देखें। वो चेहरा जो वज़ीर इमरान खान की तारीफें करते हुए, बुराइयां करते हुए खिल उठता था, आज उसमें कहीं से खुशी की परछाई भी दिखाई नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान चंद सेकंड मीडिया का सामना कर सके और उसके बाद जो है वहां से उन्होंने राह फरार लेने में आफियत जानी। तो जरदारी साहब ने इनके साथ वो किया कि जो पाकिस्तान में की 70 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ। एक सबसे अहम शर्त जो आज रखी कि भाई मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाए। मियाँ साहब तो कभी मर के ही पाकिस्तान नहीं आएंगे ना। और फिर जो कहा कि हमें 2007 जैसी प्लानिंग करनी होगी, हमें 1988 जैसी प्लानिंग करनी होगी। भाई फजलुर रहमान साहब इस सारी प्लानिंग के लिए तैयार नहीं थे। आज अचानक जरदारी साहब की एंट्री ऐसी हुई है तो उन्होंने, वो कहते ना कि वो एक बड़ा मशहूर गाना है कि वफा के सारे वादे वो भुला गया एक साथ, तो बिल्कुल पीडीएम के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने जो है वो सारे वादे भुला दिए। हाँ, जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि सेनेट इलेक्शन तक का ही टारगेट था, किसी ना किसी तरीके से सेनेट इलेक्शन हो जाए। सेनेट इलेक्शन हो गए, सरदारी साहब को सिंध में 7 सीटें मिल गई, बहुत अच्छी तरीके से उनकी हुकूमत चल रही है। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरह पूरी पीडीएम को 80-90 वोट लेकर गिलानी साहब को उन्होंने ना सिर्फ सेनेटर मुंतखब करवाया, फिर चेयरमैन सेनेट के ओहदे तक पहुंच गए। फिर सारे मामला तो पीपल्स पार्टी तो एंजॉय करेगी ना सारी चीजों को। वो कोई पागल है कि वो इस्तीफा दे दे? तो वही सब कुछ जरदारी साहब ने किया, एक ऐसी शर्त रख दी कि जिसको पूरा कर ही नहीं सकते। यानी कि मरियम नवाज का अपने अपने अब्बा को कि पाकिस्तान आ जाए, और नवाज शरीफ साहब जो कि खुद मतलब अगर कहें कि वो बड़ी तरले मिन्नतें करके एक नहीं दूसरी बार मुल्क छोड़ के गए थे, तो वो किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। शायद पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा पैकेज जो है वो मिल गया है। पैकेज का जो पहला हिस्सा था, मुराद अली शाह का आज तक गिरफ्तार ना होना। पैकेज का जो दूसरा हिस्सा था, सरदारी साहब और उनकी बहन को रिलीफ मिल गया। पैकेज का जो तीसरा हिस्सा है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो घूम रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ थोड़े बहुत केसेस हैं, उन पे हाथ हल्का रखा जाएगा। पैकेज का चौथा हिस्सा, आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं वो बाहर हैं, इस वक्त अपने केसों का सामना कर रहे हैं, वो बाहर रहेंगे। पैकेज का 5वां हिस्सा, हलीम आदिल शेख सिंध में ख्वार हैं,
उनकी जमानत नहीं हो रही, आप खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं, 1 महीना हो गया है, जो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादा तेज आवाज उठाएगा सिंध के अंदर, उससे इसी तरीके से खामोश कर दिया जाएगा। और पैकेज का छठा हिस्सा, जिसकी जराए तस्दीक करते हैं कि अनकरीब बहुत जल्द सादिक संजानी को फैसिलिटेट करके ये ओहदा जो है वो अब हुकूमत इससे खुद भी पीछे हटेगी और गिलानी साहब को जो है वो हवाले कर दिया जाएगा इस सारे ओहदे को। तो 6 बहुत बेहतरीन मराहत लिए हैं, सिंध हुकूमत को इंजॉय किया है, इसके अलावा 2-2.5 साल बाकी हैं, उसको इंजॉय करेंगे और एक अच्छी यानी कहना चाहिए कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन में हुकूमत के साथ चलेंगे, क्योंकि आज अमली तौर पर पीडीएम का डिजास्टर जो है वो हो गया। जी इफ्तिखार भाई, देखिए मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जरदारी साहब की डिमांड थी, पूरा एनआरओ नहीं, मिनी एनआरओ उनकी डिमांड थी कि उनको कुछ एनआरओ का हिस्सा दिया जाए। तो क्या इमरान खान तो एनआरओ ना देने का दावा करते हैं, तो क्या वो आप जिस तरह ये 6 चीजें उनको कह रहे हैं कि 6 चीजें मिल चुकी हैं, तो क्या वो मिनी एनआरओ था जो उनको मिल गया, अब इंजॉय करेंगे, बस अब बात खत्म हो गई, वफाकी हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह चल रही है? देखिए, इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जनाब वो जाती तौर पर एक बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी है। इस बारे में उनके दुश्मन भी कहते हैं कि वो, अगर हम आपको कहें कि अपने पश्तो बरादरी के साथ मैं माजरत चाहता हूँ, वो कहते हैं वो पठान दिमाग के आदमी है। आपने देखा कि जब हफीज शेख हारे तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया भाई मैं एतमाद का वोट लूंगा। हालांकि जरूरत नहीं थी, 3-4 दिन अपोजिशन रोती पिटती बातें करती, उसके बाद वो ऐलान करते, लेकिन उस बंदे ने फौरी तौर पर कहा कि नहीं भाई मैं एतमाद का वोट लूंगा, देखो क्या होता है। अच्छा, एतमाद का वोट लेने की जब बात आई तो फिर जाहिर सी बात है वो सब लोग इंटैक्ट हुए, एक साथ हुए। अब जो सबसे बड़ा मसला था ना, शायद वो ये था कि हुकूमत कोई भी कानून साजी करती थी ना, वो सेनेट में जाके वो बिल फंस जाता था। सेनेट के अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत थी अपोजिशन की। अब आप सोचें कि 48 अगर वोट हैं अपोजिशन के और उसमें से 18 नून लीग को निकाल दिए जाएं और उसके बाद जो है ना वो 12 पे पीपल्स पार्टी बचती है, तो 18 की कोई हैसियत है नहीं। अब हुकूमत देखे मिनी आरओ इस सेंस, एनआरओ इस सूरत में हम इसको कह भी सकते हैं कि जनाब देखें जो केसेस है ना, देखें इस बात से तो आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, इनकार नहीं कर पाएंगे इस बात को। 96 से जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो है ना वो चल रहे हैं, उसमें फौजी हुकूमत भी आई, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी थी। उस टाइम भी उन केसों को साबित नहीं किया जा सका। अब उसके बहुत सारे किरदार जो है वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे और कोर्ट जो है ना वो एक सबूत मांगती है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए एक बंदे को इंटैक्ट कर लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत स्मूथ चले, वफाकी हुकूमत अच्छी चले, वो अवाम के मसाइल पे तवज्जो दे, वो इस सेंस से हट जाए कि जनाब वो आज जा रही है कल जा रही है, खान तब्दील हो रहा है, फलान तब्दील हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इस सारे सिनारियों के अंदर भाई नून लीग ने भी तो एक अंडर द टेबल डील की है ना पंजाब के अंदर। अगर वो सेनेट के इलेक्शन लड़ती, आप यकीन करें उसका हाल एमक्यूएम से बुरा होता। वहां पे उस डील पे नून लीग खामोश है, क्यों? वो चौधरी परवेज लाई ने करवाई है, आपको सेनेट की 5 सीटें मिली हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ते, आप यकीन करें नून लीग के जो एमपीआई 100% अपनी पार्टी को वोट न देते, बामुश्किल कोई एक सीट निकलती। 5 सीटें आपने खामोशी से ली। आज तक कोई पंजाब की उस डील की बात नहीं कर रहा है कि वो डील शहबाज शरीफ से हुई, नवाज शरीफ से हुई, आपने भी इंजॉय किया एक डील पंजाब की। अगर जरदारी साहब ने कोई डील इंजॉय कर लिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आपने पंजाब में खामोशी से 5 सेनेटर ले लिए, आपने जरदारी साहब से पूछा कि यार तुम्हें पंजाब में कोई सेनेटर की सीट चाहिए? आपने फजल रहमान से पूछा क्या तुम्हें कोई पंजाब में सीट चाहिए? जब आपने खामोशी डील कर ली तो जरदारी साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भाई, उनको क्या जरूरत थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लें? आपको पता है, आप भी सेनेट के इलेक्शन में आए, 3 मार्च को सारी निगाहें सिंध सूबे की तरफ फोकस थी, मरकूज थी। आपको मैंने यहां बैठ के बोला था कि मुझे कभी उम्मीद है 9 सीटें जीतेगी पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी को 7 सीटों तक महदूद कर दिया गया वहां पे। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से वो जो गिलानी वाली सीट थी उसको हासिल किया, किसी भी तरीके से, वोट जाया करने के तरीके से, डीलिंग के तरीके से, आउटसाइड द कंट्री डील करने के तरीके से, पैसों के तरीके से उन्होंने डील करा। लेकिन आप सरदारी साहब ने ये बात तो याद रखना कि पंजाब में 5 सीटें पूरी ली है नून लीग ने, 5 सीटें पूरी ली है पीटीआई से खुल के 1-on-1 मुकाबला जिस तरह यहाँ कराची में हुआ, सिंध में हुआ, उस तरह पंजाब में नहीं हुआ। उसमें काफ लीग ने भी एंजॉय करा। तो अब अगर जरदारी साहब ने डील कर लिया तो मरियम नवाज का मुंह क्यों इतना बना हुआ है भाई? उनको एक बहुत अरसे बाद एक मौका मिला कि वो चेयरमैन सेनेट के अगर उम्मीदवार बनते तो वो भी बेहतर है। उनको सिंध में 7 सीटें मिल गई हैं। आज आप लोगों ने केस कवर किया होगा फैसल वाडा का, अगर कल को फैसल वाडा नाअहल हो जाते हैं
सेनेट की सीट से हट जाते हैं, तो जब एक इलेक्शन होगा तो 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 99 है, वो एक सीट उसको और मिलेगी। अगर हम इस डील को यूं चले जाएं कि फैसल पार्टी को नायल कर दिया जाए और सिंध असेंबली में इलेक्शन हो, तो वो सीट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। तो जरदारी साहब क्यों ना डील करें, जब नून लीग डील कर लेती खामोशी से। नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए, आज बताए ना, मरियम नवाज किलर करें, किसने क्लियरेंस दी, वो प्लेटनेट की रिपोर्टें कौन गलत बता रहा था, क्या यास्मीन राशिद गलत बता रही थी, डॉक्टर फैसल गलत बता रहे थे, कौन था जो बता रहा था कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मरने वाले हैं, फिर वह जाकर उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो कहीं दाखिल नहीं हुए, वो घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। मरियम नवाज खुद बाहर घूम रही है, कोई कोई बताएगा ये कौन सी डील है। कल नैब ने सिर्फ इतना सा कहा कि भाई इनकी जमात मनसूख करो, तो पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया। और आप तो इस हद तक गुजर जाते, कहते जनाब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाएगा अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो जरदारी ने तो यार, मैं तो इस बात का कायल हूं कि यार आप कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, उसका पूरा ससुराल सियासत के नाम पे चला गया, खुद उसकी अपनी बीवी चली गई, लोगों का कुछ भी ख्याल हो, लेकिन एक घर की जो उसकी फर्द थी वो चली गई, वो किस हालत में यहाँ पर आया, तो उसने उस सूरत हाल में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, भले उसको हुकूमत मिली। आपके लोग तो अभी से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, मशरकी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल हो जाएगी। तो भाई डील का जिसको भी पाकिस्तान में मौका मिला, हाँ इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि देखो हुकूमत चलाने के ना, शायद वो जो हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खान साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप एक जानते हैं ना, एक होती है ब्यूरोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती। बस जज साहब कोई भी फैसला करते हैं, आपको पता है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो जो कोर्ट मोहर है, वो जो रजिस्ट्रार है, वो जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, वो जिसने फैसले की कॉपी देनी है, वो जिसने सबूत निकाल कर ला कर देना है, वो जिसने रिकॉर्ड रूम चेक करना है, वो भी बादशाह होता है अपने उसके अंदर, वो नहीं चलने देता है। खान साहब माना कि वन मैन आर्मी है, लेकिन थोड़ा सा उनको, थोड़ा सा बड़ा दुश्मन छोटा दुश्मन, भाई पाकिस्तान दुश्मन से बेहतर जरदारी है मेरी नजर में। आप उससे जो भी डील की है, जिसने भी डील की, बहुत अच्छा काम किया, ये हुकूमत स्मूथ चलेगी कम अज कम। इफ्तार भाई, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। एक चीज बताएं कि बिलावल साहब के वो जो सारे दावे थे कि हर सूरत पीडीएम चलेगी और बिल्कुल बहन भाई बन के चल रहे थे बिलावल और मरियम, वो सारे दावे कहाँ गए? आज बिलावल साहब तो कहीं नजर ही नहीं आए। दूसरा जो केसेस है जरदारी साहब के, जैसे आप कह रहे हैं 96 से लेके आज तक जितने भी केसेस हैं वो सारे बनाए तो नून लीग ही नहीं थे ना। फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि जरदारी साहब ने वो सारा कुछ जो कुछ हुआ है कि उनकी हुकूमत हाथ से ना चली है, तो उन्होंने वो सारे बदले भी ले लिए। जो 44 साल थे या 14 साल जिस तरह उन्होंने कहा कि वो जेल में रहे, तो वो सारे बदले भी उन्होंने कवर कर लिया, सारा उनको ले लिया, हिसाब किताब चुकता कर लिया। शायद तुम्हारी बात से मुझे वो बात याद आती है, वो ना 100 सुनार की एक लोहार की। आज ऐसा हुआ है नून लीग के साथ, जो है ना, वो जो सारे केसेस थे, वो सारी जो चीजें थी, वो नून लीग के जिम्मे थी। और देखो इसमें कोई आर नहीं है। अगर बिलावल ये कहता है, देखो मैं बहुत खुल के आपको ये बात कहता हूँ कि यार इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शहबाज शरीफ साहब जब वजीर पंजाब थे, तो उन्होंने एक दफा तालिबान से अपील की, यार पंजाब में हमले ना करो। आपको याद होगा कि यार पंजाब में हमले ना करें, यहाँ मासूम लोग रहते हैं। यार पीपल्स पार्टी बहुत थ्रेड में गुजरी है, उसने बहुत सी चीजों को फेस किया है। इस कराची में आपको भी याद होगा 8 बजते थे, धमाका हो जाता था 2013 के इलेक्शन, और 8 बजने के बाद यहाँ पर एक एमक्यूएम जैसी बहुत खतरनाक तंजीम थी जो बात बाद में करती थी और चीजें करती थी। अब एक मौका है पूरा, चीजें अगर अगर किसी ने कोई वक्त को इंजॉय करा है, सही वक्त पे सही फैसला करा, तो वो ठीक है। सियासत में बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन इन सबको मालूम होना चाहिए था कि बिलावल सन ऑफ जरदारी है। आखिर में फैसला जो है ना, वो जरदारी साहब ने ही करना है जो उन्होंने किया। ठीक है वो सारी चीजें, अभी तो आप एक बात और सुन लें, आज तक पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार 249 मिफ्ता इस्माइल था, अब कल आखिरी दिन है। अभी तो जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे 249 में, जो तकरीरें होने वाली हैं पीपल्स पार्टी की, नून लीग के खिलाफ या जेयूआई की, या चीजें, अब तो और कराची में एक सनसनी पैदा हो गई है यार, आज पीडीएम का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं रहा। अब वहां से कौन इलेक्शन लड़ेगा? अब वहां पर जो एक दूसरे को रोड, अब डिस्का के इलेक्शन में मजा आएगा ना। अब आपने डिस्का, परसों तक डिस्का का इलेक्शन होने वाला है, अब डिस्का के इलेक्शन में मजा आएगा कि जनाब किसने इलेक्शन किया था, कहां धांधली हुई थी, कहां चीजें होती। बहरहाल जरदारी साहब ने सही टाइम पे सही पता, और मेरे ख्याल से उनकी डिमांड जाती तौर पर गलत नहीं है कि भाई अगर आपको कोई स्टेबल करना है, कुछ स्टैब्लिश करना है, तो आपको मतलब ये कोई एमक्यूएम की पार्टी थोड़ी है कि अल्ताफ हुसैन वहां से खिताब करेगा लंदन से और यहाँ सारे लोग लंदन चले जाएंगे। नून लीगी तो
मुकर जाते हैं, नहीं आते हैं। तो जरदारी साहब अगर खुद डंडे खाएंगे, उनकी बेटी डंडे खाएगी, उनके बच्चे डंडे खाएंगे, कारकुन डंडे खाएंगे, नवाज शरीफ एंजॉय करेगा वहां बैठ के। इक़्तिदार भी तो आखिरी आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जरदारी साहब क्यों नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दें? क्योंकि जरदारी साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि वो सिंध की जमात है, तो आज जरदारी साहब ने यह भी तो वाजे कर दिया कि नून लीग से पंजाब की जमात है, अगर फाइट करनी है तो वो आके फाइट करे, वहां पर आके जंग का मुकाबला करें, जंग में आके हिस्सा लें नवाज शरीफ। तो ये चीज तो साबित होगी ना कि नून लीग अब सिर्फ पंजाब की ही जमात रह गई है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है, सेनेट इलेक्शन ने भी इस बात को साबित किया कि नून लीग जो है वो अब सिर्फ पंजाब तक महदूद हो गई है, पंजाब की जमात। और पंजाब की जमात में भी मैं फिर कहता हूं, चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करें नून लीग, और उस बंदे का नाम बताए कि जिसने डील की। क्या वो शहबाज शरीफ हैं, क्या वो हमजा शहबाज हैं, क्या वो नवाज शरीफ हैं, वो इसाक डार हैं? वो कौन है कि जिसने बातचीत की परवेज इलाही से, इसने इस बात को तय किया कि जनाब ये 5 सैनिटाइजेशन हम ले रहे हैं, आपने अपने मीठा मीठे को हप हप किया है, कड़वे कड़वे को आप थू थू कर रहे हैं। जरदारी बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखे ना, सिंध में है कौमी असम्बली की 60 सीटें, अगर आप पूरी की पूरी 60 सीटें जीत जाएं तो भी आप हुकूमत नहीं बना सकते। क्यों? कि पंजाब में सीटें ज्यादा हैं। आप बलूचिस्तान से ले लेंगे 30 सीटें, आप केपीके से ले लेंगे 30 सीटें, 60 और 60 120, और बकिया 120 सीटें जो होती हैं वो पंजाब के अंदर, मतलब पूरे पाकिस्तान से जीतने वाला भी अगर पंजाब से ना जीते तो वो हुकूमत नहीं बना सकता। तो भाई जो बड़े भाई का किरदार है वो आपको करना होगा। आप निकले थे ना इफ्तिखार चौधरी की बागडोर पकड़ के जनाब में गुजरांवाला तक आए थे, तो पीपल्स पार्टी ने बहाल कर दिया था। ये वही पीपल्स पार्टी है जो आपको कहती है अब आप दोबारा आइए, खिताब कीजिए, सरबराही कीजिए। और भाई देखें, मैं आपको एक बीइंग ए सियासी कारकुन, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी मुलाकात हुई उनके असैसिनेशन से 10 दिन पहले। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं बहुत बच्चा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बीबी साहिबा आप क्यों पाकिस्तान आ गए? आपको नहीं लगता कि आपके दुश्मन बहुत है? आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह आई हमला हुआ आपको वापस चले जाना चाहिए, आप क्यों आ गए? तो आप यकीन करें, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जो सियासी कारकुन होता है ना, उसका काम ही खतरात से लड़ना होता है। अगर मैं पाकिस्तान ना आती तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती, मैं मर भी जाऊंगी ना तो पीपल्स पार्टी जिंदा रहेगी। और आज मैं जब भी कभी अकेले बैठ कर मुझे उनकी वो बात याद आती है कि बीइंग ए हस्बैंड, बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए मदर, बिलावल जरदारी उनको रोक सकते थे कि यार आप ना जाएं, लेकिन बीइंग ए हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनका काम था आना। जो लोग यहाँ पर सफर कर रहे थे, मुशर्रफ की रिजीम से लड़ रहे थे, उन सबका वो हौसला थी। बम धमाके के फौरन बाद जब वो जिना अस्पताल पहुंची, कोई नहीं आता, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। जब आप इस मुल्क का वजीर बनना है तो आप ये बात याद रखिए, ये 10 लाख लोगों की कुर्बानियों का मुल्क है, जिसने 2011 से लेके और 2020 तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानी दी है। लोगों के पूरे पूरे घर मर गए, लोगों के पूरे पूरे घर शहीद हो गए, बहुत जवान फौजी बच्चे शहीद हो गए। 21-21 साल के माँ बाप रोए नहीं, उन्होंने कहा जी ये शहीद है, मुल्क के लिए कुर्बान हुआ है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, फलाने किया। आपकी जिंदगी इतनी अहम है, मतलब एक इंसान की जिंदगी में क्या होता है? एक इंसान की जिंदगी में ये होता है कि जनाब वो शादी करे, उसके बच्चे हों, वो बच्चों की शादी करे, अपना एक जाती घर बनाए, और बस अल्लाह खैसल्ला हज करे और मर जाए। और यहाँ पर सूरत हाल क्या है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपके पास रावण जैसा महल है, आपके बच्चों की शादियां हो गई हैं, आप बिल्कुल मुतमईन है, आपके पास किसी पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन जिंदगी से इतना प्यार है कि सुभान अल्लाह। आप तो गर्मी में नहीं निकलते, आप गरीब की बात करते हैं तो आप तो गर्मी में निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप कहीं फुटपाथ पर बैठे ही नहीं है। आप कहते हैं कराची में अमनो अमान आपने नहीं काम करा, भाई आप लीडर थे, रेंजर्स ने काम किया, रेंजर्स पुलिस दूसरे इदारों ने काम करा। आप अगर होते तो बस आप तो ऑर्डर देके चले गए थे ना। उस टाइम भी आप एमकेएम को मुकदम रखते थे, फलान करते थे, ये करते थे, वो करते थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने काम किया, ठीक है, उनकी बिल थी, उनकी नियत थी, अस्करी कतार आपके साथ थी, आपने कर लिया। कराची में आपने क्या किया? ग्रीन बस आपका मंसूबा नहीं है? पंजाब में 4 साल में बन गई थी, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, फ्लाइन लाइन, ढिमका लाइन, क्या क्या कराची में बन गई थी? नहीं 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 नहीं, ये सब बात कहना गलत है। असल में नवाज शरीफ को सिर्फ अपनी जिंदगी से प्यार है, बस इशू ये है। जिस दिन वो पाकिस्तानी अवाम का सोचेगा उस दिन तो मर जाना भी कुछ नहीं है ना यार। आप पाकिस्तानी अवाम में आके मर जाएंगे तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? जिंदगी आपने जितनी जीनी होती जी लेंगे। आप नहीं बनेंगे तो मरियम बन जाएगी, मरियम नहीं बनेंगे तो हमारे पास तो वो है ना, वो क्या बोलते हैं, बादशाहत का निजाम है।
बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। हम तो मिनासल गुलाम कौम है। हाँ, एक बंदा नजर आया है, ठीक है। जब वो जिस तरह आपसे प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात में जब वो कहते हैं जब आप कीचड़ में चलते हैं तो छींटे तो उड़ेंगे, तो उसमें आपके कपड़े भी मुतासिर होंगे। तो बस ठीक है, जिसके जो कपड़े मुतासिर होने। लेकिन ये बात तय है कि जरदारी साहब ने मेरे ख्याल में गलत बात नहीं की। जिसको आना है फिजिकल आके लड़े, यहाँ पर फिजिकली हिस्सा ले, ये बाहर का राग पाट ना दे बिल्कुल कोई। इफ्तिखार भाई, वाकई आज यही लग रहा था जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की हालत देख के, मरीम की हालत देख के कि पीडीएम पर तो इन्हें लीला व लहराजुन पढ़ लिया गया है और अब लॉन्ग मार्च भी जो है मुलतवी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अब मुस्तकबिल करीब में कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनकी जो फड्डे की कल से परसों से जो एक वजह एक और भी थी कि चाह रहे थे कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हो, पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि उनका हो और नून लीग वाले चाहते थे कि उनका हो। तो बहरहाल वो भी एक फड्डे की वजह थी। डिल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है। दिल तो चाह रहा था कि आपसे इसी तरह बातें सुनूं और बल्कि लोगों को बताने की भी कोशिश करूं ताकि और लोग आगाह हों अच्छी अच्छी चीजों से, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा सियासत पर भी तजर्बा है। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर इसी तरह आपको रहमत देता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।